हेलो दोस्तों, वेलकम टू उर्मिला क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज जो है हम लोग चर्चा करेंगे उर्मिला क्लासेस के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है प्रैक्टिस सेट्स, जो कि प्रैक्टिस सेट संख्या 5 है। उसका हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। और इसका जो है प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के डिस्कशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, और जो भी पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रारूप समिति में निम्न में से कौन सा एक सदस्य शामिल नहीं था। तो प्रारूप समिति में कौन कौन शामिल नहीं था भाई? तो इसमें मोहम्मद सादुल्लाह शामिल थे ही, एक के अय्यर शामिल थे ही, के एम मुंशी शामिल थे ही। तो जवाहरलाल नेहरू शामिल नहीं थे। कौन? प्रारूप समिति में। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था भाई? तो ये हुआ था, प्रारूप समिति बोलेगा तो इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। कब हुआ था गठन? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन बोलेगा तो 29 अगस्त 1947 को हुआ था प्रारूप समिति का गठन। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। कितने थे? 7 सदस्य थे। तो उसमें 3 इधर हैं जवाहरलाल नेहरू को छोड़ करके, और 4 बचे कौन कौन? भीमराव अंबेडकर बचे, एन माधवराव बचे, डीपी खेतान बचे, एन गोपालास्वामी अयंगर ये हो गए 7। भीमराव अंबेडकर, एन गोपालास्वामी अयंगर, एन माधवराव और डीपी खेतान। इधर मोहम्मद सादुल्लाह, एक के अय्यर और के एम मुंशी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है साम्यवाद के जनक में कौन माने जाते हैं? भारत में साम्यवाद के जनक कौन माने जाते हैं? तो भारत में जो है साम्यवाद के जनक कौन माने जाते हैं? एम एन रॉय को कहा जाता है भारत में साम्यवाद का जनक कहा जाता है। अब बोलेगा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1925 में हुई थी। लेकिन बोल देगा इसी में भारतीय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, तो ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से अलग हुआ था। 1964 में इसकी स्थापना हुई थी मार्क्सवादी का। इसे बोलेगा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी तो 1925। लेकिन साम्यवाद का जनक बोलेगा तो एम एन राय को माना जाता है भारत में। चलिए कम्युनिस्ट विचारों के मतलब ज्ञाता। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कर रहा है? किसका अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया? तो किसकी अध्यक्षता में विधि आयोग का गठन किया गया था? तो विधि आयोग का गठन किया गया था 1834 में। कब किया गया था? 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया था। उस समय कौन थे वायसराय, मतलब बंगाल के गवर्नर कौन थे उस समय? उस समय बंगाल के गवर्नर थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। उस समय गवर्नर होते थे, उसमें भी बंगाल के। 1835 के बाद से ने कहा जाने लगा, 1833 का अधिनियम जो आया था उसके बाद से कहा जाने लगा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल। तो मतलब ये कौन थे? बंगाल के गवर्नर जनरल थे। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक। उन्हीं के शासनकाल में आया था कौन? विधि आयोग, जिसकी अध्यक्षता लॉर्ड मैकाले कर रहे थे। चलिए अब नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्या कह रहा है कि दिल्ली का प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो दिल्ली का प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण बोलेगा तो क्या हो जाएगा? शाहजहां हो जाएगा। दिल्ली का प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो शाहजहां। यही बोल देगा आगरा में भी जामा मस्जिद है, तो आगरा का जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ये शाहजहां की पुत्री थी जहां आरा बेगम। आगरा जैसे रहा, आगरा वाला बोलेगा तो क्या हो जाएगा? शाहजहां की पुत्री जहां आरा बेगम ने करवाया था आगरा का जामा मस्जिद का निर्माण, और दिल्ली का जामा मस्जिद बोलेगा तो शाहजहां हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? तो शिवाजी ने मुगलों को कौन से युद्ध में हराया था? तो सलहार का युद्ध में। कौन से युद्ध में? सलहार का युद्ध में हराया था शिवाजी ने मुगलों को। अब ये बी है, रायगढ़ है। तो रायगढ़ क्या थी? शिवाजी की राजधानी थी रायगढ़, जो कि 1656 में इन्होंने बनाया था। उसके बाद बोलेगा कि जन्म कब हुआ था शिवाजी का? तो शिवाजी का जन्म हुआ था 1627 में
6 अप्रैल 1627 को जन्म हुआ था और मृत्यु हो गया 3 अप्रैल 1680 को। 1680 को मृत्यु हो गया शिवाजी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो बाबरनामा का बोलेगा अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो लेडेन और रस्किन ने किया था बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद। यही बोल देगा फारसी अनुवाद किसने किया? यही बोल देगा कि फारसी अनुवाद बाबरनामा का किसने किया? तो फारसी अनुवाद किया है अब्दुल रहीम खान खाना ने। अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबरनामा का फारसी अनुवाद किया। अंग्रेजी अनुवाद लेडेन और रस्किन ने किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? 7 कह रहा है 7 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे जाटों का अफलातून यानी प्लेटो ऑफ जाट्स कहा जाता है? तो प्लेटो ऑफ जाट्स किसको कहा जाता है? सूरजमल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सूरजमल को जाटों का अफलातून प्लेटो कहा जाता है। जाटों का प्लेटो किसको कहा जाता है? सूरजमल को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कलपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। तो कलपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है भाई? तो कलपोंग जल विद्युत परियोजना जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अवस्थित है। कहाँ? अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पड़ता है? बंगाल की खाड़ी में। यही बोल देगा लक्षद्वीप समूह तो अरब सागर में पड़ता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में और लक्षद्वीप समूह अरब सागर में पड़ता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है? कलपोंग जल विद्युत परियोजना अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर क्या कह रहा है कि राज 3077 एक प्रजाति है। तो राज 3077 किसकी प्रजाति है? तो वो गेहूं की प्रजाति है। किसकी है? गेहूं की प्रजाति है। राज 3077 एक गेहूं की प्रजाति है। एक आया था IR20 पिछला में, तो वो धान की प्रजाति है IR20। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? जीवराम लिख दिया है, सॉरी, यहाँ पर होना चाहिए जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म यहाँ सुधार लीजिएगा, जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो जीवाश्म ईंधन कौन सा नहीं है? तो मतलब जो पेड़ पौधे या जीव जंतु के मतलब दबने से बहुत सालों बाद तैयार होता है उसको जीवाश्म ईंधन बोलते हैं। तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये सब अवसादी चट्टान में पाया जाता है, ये सब जीवाश्म ईंधन है। लेकिन यूरेनियम जो है ये जीवाश्म ईंधन में नहीं आते हैं। यूरेनियम जीवाश्म ईंधन में नहीं आता है। तो बोलेगा यूरेनियम का कितना है भाई? बोल देगा यूरेनियम का परमाणु संख्या कितना है? तो क्या हो जाएगा? यूरेनियम का परमाणु संख्या 92 है, 92 है। यह जो है सबसे ज़्यादा एटॉमिक वेट वाला है, जो प्राकृतिक रूप से नेचुरली जो तत्व पाया जाते हैं अंतिम में पीरियोडिक टेबल में, उसमें से सबसे ज़्यादा वजन वाला यही है यूरेनियम। यूरेनियम का परमाणु संख्या 92 होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? अगला है 11 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है भारत में प्रथम कपास मिल की स्थापना किस राज्य में हुई थी? तो भारत में प्रथम कपास मिल की स्थापना कौन से राज्य में, किस राज्य में यहाँ दे दिया, यहाँ होना चाहिए शहर। तो कि कौन से शहर में हुई थी? कोलकाता में हुई थी। कलकत्ता में हुई थी प्रथम कपास मिल की स्थापना। लेकिन कोलकाता में हुआ कब हुआ था? 1818 ईस्वी में। लेकिन ये क्या हुआ, वो सफल हो गया। कोलकाता के फोर्ट ग्लास्टर में हुआ था सूती वस्त्र कपास मिल, वही हुआ सूती वस्त्र उद्योग 1818 में हुआ था, लेकिन वो सफल रहा। फिर जो है सफल कहाँ खोला गया? बम्बई में। कब? 1854 में कबास जी डाबर द्वारा जो है 1854 में बम्बई में खोला गया है, वो सफल रहा। लेकिन प्रथम पूछ रहा है तो हमारा कोलकाता आंसर सही होगा। कोलकाता आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। रेल मार्ग की लंबाई भी बोलेगा तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग की भी लंबाई बोलेगा तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। चलिए अब दोनों में यूपी ही होगा।
अब आगे बढ़ते हैं। सर टॉमस मुनरो के भू राजस्व बंदोबस्त से संबद्ध है। तो सर टॉमस मुनरो के भू राजस्व बंदोबस्त कौन था भाई? तो सर टॉमस मुनरो कौन सा? रैयतबारी बंदोबस्त जो है संबंधित है सर टॉमस मुनरो से। लेकिन बोल देगा महालवारी है एक, तो महालवारी किससे था? तो हॉल्ट मैकेंजी से था। किससे? हॉल्ट मैकेंजी, मैकेंजी से था। मैकेंजी से था कौन? महालवारी। अस्थाई बंदोबस्त बोलेगा तो ये तो कार्नवालिस लाया था। कब लाया था भाई? तो 1793 में लाया था कार्नवालिस। कब लाया था? 1793 में अस्थाई बंदोबस्त लाया था लॉर्ड कार्नवालिस। चलिए अब अगला बढ़ते हैं। अगला क्या क्वेश्चन कर रहा है? 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी। कहाँ से थी? तो अवध से थी। 1857 के संघर्ष में कहाँ के सिपाही सबसे ज़्यादा भाग लिए? तो अवध से लिए थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 कि बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? बड़ौदा में हुआ था। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? बड़ौदा में हुआ था। और कब हुआ था भाई? तो 1818 में शुरू हुआ, 1820 तक चला था बघेरा विद्रोह। 1820 तक चल रहा था, अंग्रेज़ों के खिलाफ हो रहा था बघेरा विद्रोह बड़ौदा में, 1818 से 1820 तक। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? कौन सा संगठन शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? तो आर्य समाज किया था शुद्धि आंदोलन का समर्थक। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। ब्रह्म समाज के बोलेगा तो राजा राम मोहन राय हैं। ब्रह्म समाज 1828 में राजा राम मोहन राय। आर्य समाज 1875 स्वामी दयानंद सरस्वती। अब बोलेगा देव समाज तो पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री स्थापना किए थे देव समाज का। अब प्रार्थना समाज का तो हो जाएगा केशव चंद्र सेन के सहयोग से आत्मारंग पांडुरंग एमजी रनाडे ये सब मिलकर के किए थे प्रार्थना समाज की स्थापना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडिया कल्चर के लेखक कौन है? तो फाउंडेशन ऑफ इंडिया, ध्यान में रखिएगा क्या कह रहा है? फाउंडेशन ऑफ इंडिया कल्चर के लेखक। तो फाउंडेशन ऑफ इंडिया कल्चर के लेखक कौन है? श्री अरबिंदो। श्री अरबिंदो जो हैं फाउंडेशन ऑफ इंडिया कल्चर के लेखक थे। ये पुस्तक जो था इसके लेखक कौन थे? फाउंडेशन ऑफ इंडिया कल्चर के श्री अरबिंदो थे। अब बोलेगा औराबिले आश्रम भी इन्हीं से संबंधित है, श्री अरबिंदो से। और इनका ये कहाँ? ज़्यादातर पांडिचेरी से। इनकी मृत्यु भी वहीं पांडिचेरी में हुई थी और जन्म कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत संघ के संस्थापक कौन थे? तो भारत संघ का बात कर रहा है। तो भारत संघ के संस्थापक कौन थे? डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो थे भारत संघ के संस्थापक थे। अब बोलेगा इन्होंने 2 पुस्तक लिखा था। एक लिखा था बंगाली और एगो लिखा था ए नेशन इन मेकिंग। ए नेशन इन मेकिंग ये दोनों पुस्तक कौन लिखे थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बंगाली और ए नेशन इन मेकिंग। यही बोल देगा बाल गंगाधर तिलक कौन लिखे थे भाई? तो बाल गंगाधर तिलक 2 पत्रिका चलाए थे। केसरी जो कि मराठी भाषा में था, डेली निकलता था। द मराठा सप्ताह में निकलता, अंग्रेजी भाषा में था। ये दोनों बाल गंगाधर तिलक चलाए। और दादा भाई नौरोजी का एगो राष्ट्रगुप्तुर था, ए पॉवर्टी इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये दोनों था दादा भाई नौरोजी का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, क्या कह रहा है 19 कि द्रवों का दाब किस पर निर्भर नहीं करता है? तो द्रव का दाब किस पर निर्भर नहीं करेगा? द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। द्रव का दाब घनत्व पर करेगा ही, गुरुत्वीय त्वरण पर करेगा, सतह से गहराई, मतलब जितना गहरा जाएंगे दाब बदलते जाएगा, लेकिन द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है द्रवों का दाब। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? ए आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है कि पश्चिमी घाट के पर्वत श्रेणी किसका उदाहरण है? तो पश्चिमी घाट के पर्वत श्रेणी किसका उदाहरण है भाई?
तो ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है पश्चिमी घाट के पर्वत श्रेणी, अरावली श्रेणी, या फिर क्या बोलते हैं मतलब विंध्य पर्वत श्रेणी, ये सब ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। यही बोल देगा है मतलब नवीन बलित पर्वत में कौन आ जाएगा, तो नवीन बलित पर्वत में हिमालय आ जाएगा। हिमालय। अवशिष्ट पर्वत में अरावली भी आ सकता है, अवशिष्ट जो बचा हुआ है बहुत पुराना है, मतलब वो अब अवशिष्ट पर्वत में आ जाएगा। कौन, अरावली भी आ सकता है। उसके बाद ज्वालामुखी पर्वत हो गया, तो ज्वालामुखी पर्वत में आएगा जहाँ से ज्वालामुखी उद्गार के द्वारा निर्मित हुआ हो, या फिर जहाँ पे ज्वालामुखी उद्गार होने की संभावना हो, वैसे पर्वत को ज्वालामुखी पर्वत बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। विद्युत बल्ब बनाने में कौन सी कांच का प्रयोग होता है, तो विद्युत बल्ब बनाने में कौन सा कांच का प्रयोग होगा भाई, तो विद्युत बल्ब का बात कर रहा है, तो विद्युत बल्ब में कौन हो जाएगा, फ्लिंट कांच हो जाएगा। विद्युत बल्ब में कौन हो जाएगा, फ्लिंट कांच हो जाएगा। सोडा कांच से मरकरी बनाया जाता है। क्रुक्स कांच से चश्मा उस्मा बनाया जाता है, क्रुक्स कांच से बनाया जाता है, धूप चश्मा वाला। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत मरुस्थल जो है जैव आरक्षित क्षेत्र, जैन यहाँ लिखा गया है, जैव आरक्षित क्षेत्र होना चाहिए। शीत मरुस्थल जैव आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, तो शीत मरुस्थल जैव आरक्षित क्षेत्र कौन से राज्य में स्थित है भाई, तो इसका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कौन से राज्य में स्थित है शीत मरुस्थल जैव आरक्षित क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यही बोल देगा हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ है, तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला में। भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बोलेगा तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला में। यही बोल देगा शीत मरुस्थल जैव आरक्षित क्षेत्र है, जैव आरक्षित क्षेत्र, तो ये क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, आंसर डी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है, 23 की ओर बढ़ते हैं। बंकर शब्द का संबंध, तो बंकर शब्द का संबंध किस खेल से है, तो बंकर शब्द का संबंध जो है ना गोल्फ से है। किससे है, गोल्फ से है बंकर शब्द का संबंध। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। गोल्फ कौन खेलती है भाई, तो अदिति अशोक ओलंपिक में अभी हाल ही में महिला गोल्फर है जो भारत में चौथे नंबर पर रही थी। वो ओलंपिक में चौथे नंबर पर रही थी, मतलब कांसा जीतने से चूक गई। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन किसके द्वारा संपन्न होता है, तो यूकैरियोटिक कोशिका में प्लाज्मा मेम्ब्रेन केंद्रक हरित लवक दिया है माइटोकॉन्ड्रियम, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ये रॉन्ग लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, और यही आंसर हो जाएगा कि यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन किसके द्वारा संपन्न होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है भाई, विश्व शरणार्थी दिवस का बात कर रहा है, तो विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है। कब, 20 जून को मनाया जाता है। इसका थीम क्या था, एक साथ उभरना, सीखना और चमकना। ये इसका इस बार का थीम था, एक साथ उभरना, एक साथ मतलब ऊपर उठना, सीखना और चमकना। ये क्या था, विश्व शरणार्थी दिवस 2021 का थीम था, जो कि 20 जून को मनाया जाता है हर एक साल। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बोरेक्स का जलीय विलयन की प्रकृति कैसी होती है, तो बोरेक्स का जलीय विलयन की प्रकृति क्षारीय होगी। बोरेक्स का जलीय विलयन की प्रकृति क्या होगी, क्षारीय होगी। अब क्षारीय अम्लीय जांच कैसे करते हैं, तो अम्ल जो है नीला को लाल कर देता है और क्षार जो है लाल को नीला कर देता है। अनिल, ध्यान में रखिएगा, अनिल में क्या हो गया, अम्ल जो है नीला को लाल कर देगा और क्षार में क्या हो जाता है, लाल से नीला हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर क्या है, 27 है कि रेडियो एक्टिविता का मापन किससे किया जाता है, तो रेडियो एक्टिविता का मापन किससे किया जाता है, तो GM काउंटर से किया जाता है। रेडियो एक्टिविटी का मापन जो है
जीएम काउंटर से किया जाता है, जीएम काउंटर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है? अगला है कि किस गैस के कारण पाव रोटी या केक फूलकर मुलायम और स्पंजी हो जाता है? तो कौन से गैस के कारण होता है भाई पाव रोटी या केक फूलकर मुलायम हो जाएगा? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। किसके कारण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो है पाव रोटी या केक फूलकर मुलायम हो जाता है, स्पंजी और मुलायम हो जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है? तो कह रहा है कौन मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है? तो ये मोनोसेकेराइड में और डाइसेकेराइड होता है और एक होता है ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड या डाइसेकेराइड हुआ, एगो हुआ पॉलीसेकेराइड। तो बोलिए मोनोसेकेराइड में कौन कह रहा है मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है? तो इसमें से कौन मोनोसेकेराइड नहीं है? सुक्रोज नहीं है मोनोसेकेराइड, क्योंकि ये बनता है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। सुक्रोज कैसे बनता है? ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज हो जाएगा सुक्रोज। और ग्लूकोज फ्रुक्टोज गलैक्टोज जो है ये मोनोसेकेराइड में आता है। ग्लूकोज फ्रुक्टोज गलैक्टोज क्या है? मोनोसेकेराइड में है। तो और कौन आएगा भाई ओलिगोसेकेराइड में? कौन कौन आ जाएगा? तो माल्टोज आ जाएगा। माल्टोज क्या होता है? गाल प्लस गाल इक्वल टू माल, तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज इक्वल टू माल्टोज हो जाएगा। अब एक आता है लैक्टोज, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज हो जाएगा लैक्टोज, जो दूध में उपस्थित रहता है। तो क्या हो जाएगा? ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। ये सब क्या है? ओलिगोसेकेराइड है। मोनोसेकेराइड में कौन कौन है? ग्लूकोज फ्रुक्टोज ग्लैक्टोज है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है भाई? हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? कार्टाजोना प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं। तो कार्टाजोना प्रोटोकॉल जो है क्या है? मतलब इसका क्या हो जाएगा? डी जैव सुरक्षा से है। किससे है? जैव सुरक्षा से है। कार्टाजोना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? जैव सुरक्षा से है। अब बोलेगा कि इसमें क्या होता है भाई? तो इसमें है कि मॉन्ट्रियल कनाडा में 2000 ईस्वी में कार्टाजोना प्रोटोकॉल हुआ था। इसमें जीवों को सुरक्षित रखने की जैव सुरक्षा की बात किया गया है। अब इसके बाद बोलेगा ओजोन क्षरण है एक ऑप्शन में। तो ओजोन प्रोटोकॉल किसके ओजोन क्षरण को रोकने के लिए कब किया गया था? तो मॉन्ट्रियल समझौता हुआ था 1987 में। कब हुआ था ओजोन क्षरण को रोकने के लिए? 1987 में हुआ था। कहाँ? मॉन्ट्रियल में, कनाडा में। ये लागू कब हुआ? 2 साल बाद 1989 में लागू हुआ 87 में, लेकिन लागू हुआ 1989 में, 2 साल बाद। यही बोलेगा CO2 उत्सर्जन के लिए क्या रोकने के लिए क्या कौन सा प्रोटोकॉल था? तो क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ था। 1997 में हुआ और लागू कब हुआ? 2005 में लागू हुआ। क्योटो प्रोटोकॉल कब लागू हुआ? 2005 में। 1997 में ये हुआ, लेकिन लागू कब हुआ? 2005 में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लोक अदालतों की स्थापना पहली बार निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई थी? तो लोक अदालत की स्थापना पहली बार कौन से राज्य में हुई थी भाई? तो ये हुआ था गुजरात में। कब हुआ था? 1982 में हुआ था। कब हुआ था? 1982 में हुआ था। लेकिन 2002 से लोक अदालत को अस्थाई बना दिया। बोलेगा लोक अदालत को कब से अस्थाई बना दिया? तो 2002 ईस्वी से लोक अदालत को अस्थाई बना दिया है, 2002 से। और पहली बार लोक अदालत कहाँ हुआ था? तो गुजरात में 1982 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। प्राचीन स्मारक संरक्षण कानून किस गवर्नर जनरल के काल में आया था? तो प्राचीन स्मारक संरक्षण कानून कौन से गवर्नर जनरल के काल में आया था? तो ये आया था लॉर्ड कर्जन के काल में। किसके काल में आया था? लॉर्ड कर्जन। इसका कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1899 से लेके
मतलब ये वायसराय उस समय हो गया था, मतलब 1956, क्या बोलते हैं, 1858 का जो अधिनियम आया था उसके बाद से तो वायसराय सब हो गया था। तो वायसराय 1899 से लेके क्या हो जाएगा, 1905 तक रहा था। कब तक, 1905 तक रहा था। कौन, लॉर्ड कर्जन। अब बोलेगा डलहौजी, तो 1848 से लेके 1856 तक रहा था डलहौजी। लॉर्ड लेंसडाउन बोलेगा तब कब हो जाएगा भाई, तो 1888 से लेके 94 तक कौन रहे थे, 1888 से 94 तक रहे थे लॉर्ड लेंसडाउन। और लॉर्ड एल्गिन बोल देगा, तो एल्गिन साहब रहे थे 1862 से 63 तक रहे थे एल्गिन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कुश कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश कौन था। तो कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए कौन सा राजवंश प्रसिद्ध था, तो चोल था। ग्रामीण प्रशासन विशेषता किसकी थी, चोल राजवंश की थी। चोल का स्थापना किसने किया था, तो विजयालय ने चोल का स्थापना किया, और राजधानी कहाँ था, तंजावुर था। अब बोलेगा राष्ट्रकूट का स्थापना, तो दंती दुर्ग। पल्लव का, तो सिंह विष्णु। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। चालुक्य में तो 3 थे, बेंगी, बतापी, कल्याणी, 3 राजवंश था। चलिए, किस कांग्रेस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया, तो कौन से कांग्रेस अधिवेशन में किया गया था राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन भाई, तो ये किया गया था हरिपुरा 1938 में किया गया था, हरिपुरा 1938 में। उस समय उस कांग्रेस की अध्यक्षता कौन किए थे उस सम्मेलन का, तो किए थे 1938 वाला सम्मेलन जो हुआ था कांग्रेस का, उसमें अध्यक्षता कौन किए थे, सुभाष चंद्र बोस किए थे। 39 वाला भी सुभाष चंद्र बोस त्रिपुरी में किए थे। 1937 वाला फैजपुर बोलेगा तो जे एल नेहरू थे। कौन थे, जे एल नेहरू थे। और बोलेगा कराची वाला कौन थे 1931 वाला, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहीं पर मौलिक अधिकार का पहला बार चर्चा हुआ था 1931 वाला में। चलिए अब बोलेगा योजना राष्ट्रीय नियोजन समिति का, तो हरिपुरा 1938। और उस बार अध्यक्ष कौन थे उस समय, तो थे सुभाष चंद्र बोस। चलिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा कौन से अनुच्छेद में वर्णित है, तो 39 सी नंबर में है, 39 में है। क्या चीज़, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। बोलेगा 49 में क्या है, तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, स्थान, वस्तु, ये सब का संरक्षण करना जो है 49 में है। और 36 में क्या है भाई, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का चर्चा किया गया है 36 में। अब 12 से 35 तक तो मौलिक अधिकार में आता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारतीय श्रमिक परिसंघ के संस्थापक कौन थे, तो भारतीय श्रमिक परिसंघ के संस्थापक कौन थे, एम.एन. राय थे। एम.एन. राय थे। कहाँ किए थे भाई स्थापना परिसंघ का, तब भोपाल में किए थे। कहाँ किए थे, भोपाल में किए थे। भारतीय श्रमिक परिसंघ के संस्थापक एम.एन. राय थे। स्थापना कहाँ किए थे, भोपाल में किए थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है कि नागोया प्रोटोकॉल कब से प्रभावी हुआ। तो नागोया प्रोटोकॉल जो है कब से प्रभावी हुआ, तो पहले नागोया प्रोटोकॉल है क्या, यह प्रोटोकॉल क्या है, जो जेनेटिक संसाधनों के प्रयोग से होने वाले लाभों को उचित बराबर भागों में बांटने के लिए बोलता है कि जो भी जेनेटिक संसाधन है उससे उसका जो लाभ होगा वो सभी जगह उचित बराबर बराबर भाग में बटे, ऐसा सुनिश्चित करने के लिए ही नागोया प्रोटोकॉल किया गया। कब किया गया था भाई, तो किया गया था 2010 से, लेकिन प्रभावी कब से हुआ, तो 2014। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, प्रभावी। तो नागोया प्रोटोकॉल कब से प्रभावी हुआ, तो 2014 से प्रभावी हुआ। चलिए हुआ कब, पूछेगा हुआ कब, तो 2010 में हुआ, लेकिन प्रभावी हुआ 2014 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्टैंडिनोवियन देशों के समूह में सम्मिलित नहीं है। स्टैंडिनोवियन है, सॉरी यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक बहुत ज़्यादा है इसमें भी। स्कैंडिनेवियन है, स्कैंडिनेवियन, स्कैंडिनेवियन, स्कैंडिनेवियन,
नेवियन है। तो स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में कौन सम्मिलित नहीं है? तो स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में डी, फ्रांस सम्मिलित नहीं है। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये सब स्कैंडिनेवियन देश में हैं, आते हैं, लेकिन फ्रांस नहीं आता है। चलिए, अब जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया? तो जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया है 1974 ईस्वी में। कब पारित किया गया है? 1974 ईस्वी में जो है जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम पारित किया गया। यहाँ लिखा गया है पारित होना चाहिए। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर क्या कह रहा है कि थोक मूल्य सूचकांक, 40 क्या कह रहा है? थोक मूल्य सूचकांक का वर्तमान वर्ष क्या है? वर्तमान आधार वर्ष क्या है? वर्तमान वर्ष नहीं, वर्तमान आधार वर्ष क्या है? तो वर्तमान आधार वर्ष क्या है? 2011-12 क्या है? 2011-12 है थोक मूल्य सूचकांक का वर्तमान आधार वर्ष। इसको 2016-17 करने की मांग सिफारिश की गई है, लेकिन अभी मंजूर नहीं हुआ है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इकतालीस कह रहा है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी का मुख्यालय कहाँ है भाई? तो इसका मुख्यालय लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ में है। यही बोल देगा सेबी का कहाँ है? तो मुंबई में हो जाएगा। सेबी का मुंबई में है, लेकिन बोल रहा है, पूछ रहा है क्या? लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय तो कहाँ हो जाएगा? लखनऊ में हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था? तो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र कौन से? तो बंगाल में है दुर्गापुर, तो ब्रिटेन की सहायता से। वो से बंगाल, वो से ब्रिटेन की सहायता से जो है दुर्गापुर इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया था, ब्रिटेन की सहायता से। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद द्वारा वेदांता सोसाइटी का गठन कब किया गया? तो स्वामी विवेकानंद द्वारा जो है वेदांता सोसाइटी का गठन कब किया गया? 1896 में किया गया। लेकिन कहाँ किया गया ये पूछ देगा, तो न्यूयॉर्क में किया गया। न्यूयॉर्क में किया गया है वेदांता सोसाइटी का गठन जो है स्वामी विवेकानंद जी द्वारा न्यूयॉर्क में। स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो होलकर ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो होलकर ट्रॉफी जो है ब्रिज से संबंधित है। किससे संबंधित है? ब्रिज से संबंधित है। चलिए, अगला बढ़ते हैं। अगला कह रहा है केंद्रीय बजट 2021-22 का राजकोषीय घाटा का लक्ष्य रखा गया है। तो राजकोषीय घाटा का लक्ष्य कितना रखा गया है? केंद्रीय बजट 2021-22 का राजकोषीय घाटा 6.8% रखा गया है। केंद्रीय बजट 2021-22 का राजकोषीय घाटा का लक्ष्य जो रखा गया है 6.8% रखा गया है। चलिए, अब अगला क्वेश्चन क्या है कि किस राज्य की पुलिस ने कोविड-19 मरीजों को आवश्यक सामग्री की पूर्ति हेतु मिशन हौसला की शुरुआत की है? तो कौन से राज्य की पुलिस ने किया है भाई मिशन हौसला की शुरुआत? तो ये किया है उत्तराखंड राज्य की पुलिस जो है कोविड-19 मरीजों को आवश्यक सामग्री की पूर्ति हेतु मिशन हौसला की शुरुआत की है। मिशन मतलब उत्तराखंड के हाल ही में मुख्यमंत्री चेंज हुए थे, कौन बने थे? पुष्कर सिंह धामी। कौन बने हैं? पुष्कर सिंह धामी। और राज्यपाल बोलेगा तो बेबी रानी मौर्य हो जाएगा। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किसे बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो किसको बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो भारत की प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी को बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। कौन सम्मानित किए हैं? तो राष्ट्रपति सम्मानित किए हैं। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आर्थिक समीक्षा 2021 में उल्लेखित ए विंड विथ आउट फियर का संबंध किससे है? तो ए वाइंड विथ आउट फियर का संबंध किससे है? तो ये है रविंद्रनाथ टैगोर से है। किससे है? रविंद्रनाथ टैगोर से ए विंड विथ आउट फियर का संबंध।
चलिए, अब हाल ही में चर्चा में रहे भाबिना पटेल का संबंध किस खेल से है? तो हाल ही में चर्चा में रहे भाबिना पटेल का बोल रहा है, तो भाबिना पटेल क्या है? पैरा टेबल टेनिस है। कौन है? पैरा टेबल टेनिस है भावना पटेल। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला बोलेगा कि एससीओ सदस्य देशों द्वारा देशों द्वारा पाबी एंटी टेरर 2021 युद्धाभ्यास, यहाँ क्या लिखा है? पाछी है। यहाँ होना क्या चाहिए? पाबी। क्या होना चाहिए? पाबी। पाबी होना चाहिए, पाबी। ये हुआ पाबी। पाबी एंटी टेरर 2021 युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो पाबी एंटी टेरर का अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया भाई? तो टेररिस्तान में, जहाँ टेरर ज़्यादा है वहीं पर युद्धाभ्यास किया गया है। मतलब आतंकवाद का जन्मदाता, आतंकवाद का पालन करता, पोषण करता सब कौन है? अपना पड़ोसी पाकिस्तान है। और वहीं पर क्या हुआ? पाबी एंटी टेरर 2021 युद्धाभ्यास हुआ, जो एससीओ आयोजित किया था, एससीओ सदस्य द्वारा किया गया था, पाकिस्तान में हुआ था। चलिए, अब आज का यहीं पर डिस्कशन समाप्त होता है। तो चलिए, आप लोग को सेट कैसा लगा और डिस्कशन कैसा लगा कमेंट करें, और कितना मार्क्स लाए हैं ये भी ज़रूर बताएं, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका लाभ मिल सके। चलिए, धन्यवाद।